हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लागत के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट इस चैप्टर को शुरू किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि लागत कितनी प्रकार की होती है। उसके बाद आपको बताया था कि लागत के दो सिद्धांत हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला है लागत का परंपरावादी सिद्धांत यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट, और दूसरा हम पढ़ेंगे लागत का आधुनिक सिद्धांत यानी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो दो थ्योरी हमने पढ़नी है इसमें। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लागत का परंपरावादी सिद्धांत यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। लागत के परंपरावादी सिद्धांत ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट दो प्रकार की होती है। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट में लागतें दो प्रकार की होती हैं, कॉस्ट दो प्रकार की होती है। पहला है अल्पकालीन लागतें यानी कि शॉर्ट रन कॉस्ट, और दूसरा है दीर्घकालीन लागतें यानी कि लॉन्ग रन कॉस्ट। तो लागत के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार लागत दो तरह की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अल्पकालीन लागतें यानी कि शॉर्ट रन कॉस्ट। अल्पकालीन लागतों का संबंध किससे होता है? अल्पकालीन लागतों का संबंध अल्पकालीन उत्पादकता से होता है। जो हम शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन करते हैं, अल्पकालीन लागतों का संबंध अल्पकालीन उत्पादकता से होता है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन से होता है। अल्पकाल की शॉर्ट पीरियड की लागतें तीन प्रकार की होती हैं। पहला है टोटल कॉस्ट, दूसरा है एवरेज कॉस्ट, तीसरा है मार्जिनल कॉस्ट। अल्पकालीन लागतें तीन प्रकार की होती हैं, शॉर्ट टर्म कॉस्ट तीन प्रकार की होती हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत। कुल लागत क्या होती है? किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादक जो टोटल एक्सपेंडिचर करता है, कुल खर्चा करता है, उसे हम कुल लागत कहते हैं। क्या बताया? किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादक जो टोटल एक्सपेंडिचर करता है उसको टोटल कॉस्ट कहा जाता है। ये जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एफसी। एफसी का मतलब इसमें फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होती है, और इसमें वीसी का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है। तो टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होती है और वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है। अब हमने पढ़ना है कि ये जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है। फिक्स कॉस्ट उत्पादन की मात्रा के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती नहीं है। यानी कि अगर किसी समय में प्रोडक्शन ज़ीरो भी हो जाए तो भी हमें फिक्स कॉस्ट का खर्चा उठाना पड़ता है। तो फिक्स कॉस्ट उत्पादन की मात्रा के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती नहीं है, ये फिक्स रहती है। ज़ीरो प्रोडक्शन होने पर भी हमें फिक्स कॉस्ट का एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ता है। कैसे? मान लो ये हमने टेबल से और डायग्राम से इसको समझेंगे। मान लो हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिक्स कॉस्ट, चाहे हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी फिक्स कॉस्ट हमारी 10 है, 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी फिक्स कॉस्ट 10 है, 3 4 5 6 7 जितने भी यूनिट का प्रोडक्शन करें फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स रहती है। यानी कि ये उत्पादन की मात्रा के बढ़ने के साथ घटने के साथ घटती बढ़ती नहीं है। इसको मैं आपको टेबल से, ये टेबल था, इसको हम डायग्राम से समझा रही हूँ। पेंसिल मेरे पास नहीं है, मैं पेन से डायग्राम बना रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपने पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे? क्वांटिटी लेंगे या यूनिट्स जो भी है, और वाई एक्सिस पर हम फिक्स कॉस्ट ले रहे हैं। ठीक है? क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 ये यूनिट्स हो गए। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10 है। तो मान लो ये हमने 5 ले ली और ये हमने ले ली 10, यानी कि फिक्स कॉस्ट हर बार 10 ही है। चाहे हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें तो भी 10 है, 2 यूनिट का प्रोडक्शन करें तो भी 10 है, 3 यूनिट का करें तो भी 10 है, 4 का करें तो भी 10 है, 5 का करें तो भी 10 है। फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स ही रहती है, इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो आपको पता चला कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो उत्पादन की मात्रा के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती नहीं है, उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ठीक है? अब उसके बाद दूसरी जो हमारी लागत होती है वो कहलाती है परिवर्तनशील लागत यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से परिवर्तित होती है। उत्पादन की मात्रा के बढ़ने पर ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, उत्पादन की मात्रा के कम होने पर वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे मटीरियल का खर्चा, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल है हमारा मटीरियल का खर्चा। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा मटीरियल लगेगा, लेबर का खर्चा ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे तो लेबर भी ज़्यादा लगेगी। ये हमारी क्या होती है? ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। उत्पादन की मात्रा के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती है। अब यहाँ पर इसको हम टेबल से समझा रहे हैं। मान लो यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 तक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट को प्रोड्यूस किया, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 10 है, 2 क्यों किया तो 18। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है,
लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो बढ़ती है वो घटती दर से बढ़ती है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है लेकिन वो बढ़ती है घटती दर से बढ़ती है। 2 पर 18 हो गया, 3 पर हमारा हो गया 24। पहले देखो 8 बढ़ा, अब अगली बार 6 बढ़ रहा है। 4 पे फिर अब 4 बढ़ रहा है, 4 पे 24 से 28 हो गया, 4 बढ़ रहा है। 5 पे 28 से 32 हो गया, तो कितना बढ़ा, यानी कि फिर 4 बढ़ रहा है। फिर 5 से 6 यूनिट हुए तो 32 से हो गए 38, यानी कि अब 6 बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर 6 से 7 हो गए, 38 से 46, यानी कि अब कितने बढ़ रहे हैं, 38 से 46। अब यहाँ 6 बढ़े थे, 6 का 8 बढ़ा दो तो ये हो गए 46। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पहले क्या है, बढ़ती दर से बढ़ रही है, पहले घटती दर से बढ़ रही है। 10 से 18 8 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, बढ़ रही है लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। एक पॉइंट के बाद ये बढ़ती दर से बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट किस तरह की होती है। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिए यूनिट्स, ये आपका हो गया 1 2, ये हो गया 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है, मैक्सिमम 46 तक जा रही है। ठीक है, तो मान लो हम इसको ले लेते हैं 5, ये हमने ले लिया 5 और ये हमने ले लिया 10 और ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया हमारा 25, 25 5 30 और ये हो गया हमारा 35 40 और ये आपका हो गया 45 और ये हो गया 50। ठीक है, 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो 10 है, 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 10। 2 यूनिट का किया तो 18 है, तो ये 15 है, ये 20 है, ये 17.5 है, यानी कि ये अंदाज़न हमने ले लिया। 2 यूनिट किया, आपके पास तो स्केल होगा, 2 यूनिट पे हमारी कितनी आ रही है, 2 यूनिट पे आ रही है 18। 3 यूनिट के ऊपर आपकी आ रही है 24, 25 से मैंने थोड़ा सा नीचे ले लिया, 3 यूनिट के ऊपर आ रही है 24। उसके बाद 4 यूनिट के ऊपर आ रही है 28, ये 4 यूनिट है, ये है 28, 4 यूनिट है और ये हो गया हमारा 28 4 यूनिट के ऊपर। 5 यूनिट के ऊपर हो गया 32, ये 5 है और ये 32 है, ये 5 है और ये है 32, 5 है और ये 32 है। 6 यूनिट के ऊपर कितना है, 38 है, 6 यूनिट के ऊपर 38, 40 से थोड़ा सा नीचे ले लिया, 6 यूनिट के ऊपर हो गया 38। 7 यूनिट के ऊपर कितना है 46, 46 45 से थोड़ा सा हमने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट कैसे जा रही है, वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से जा रही है, पहले बढ़ रही है, घटती दर से बढ़ रही है, 1 पॉइंट तक घटती दर से बढ़ रही है, उसके बाद ये बढ़ती दर से बढ़नी शुरू हो गई है, यानी कि इस तरह से ये उल्टे एस की शेप में ये हमारी आ गई वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद हमें ये लाइनें मिटा देनी है। ठीक है, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट की ये शेप होती है, पहले बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ती दर से बढ़ रही है, फिर उसके बाद ये घटती दर से बढ़नी शुरू हो गई, तो ये उल्टे एस की शेप में है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। फिक्स कॉस्ट जैसे हमने पहले टेबल में किया, 1 से 7 तक यूनिट लिए, फिक्स कॉस्ट हमारी 10 फिक्स ही है। वेरिएबल कॉस्ट सेम लिखी है, 10 18 24 28, 10 18 24 28 32 38 46। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट आ गई, 10 10 20 हो गया, 10 18 28 हो गया, 10 24 34 हो गया, 10 28 38 हो gया, 10 32 42 हो गया, 10 10 38 हो गया 48, 10 46 हो गया 56। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी टोटल कॉस्ट। अगर हम टोटल कॉस्ट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये टोटल कॉस्ट डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट्स लिया या आउटपुट लिया, यहाँ हम ले रहे हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यूनिट हमारे 7 तक है, ये हो गया आपका 1 2, ये हो गया हमारा 3 4 5 और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 7। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी है, 20 से लेकर 56 तक है, तो ये मान लो हमने ले लिया 56 तक है, इसको मान लो हमने 10 मान लिया और ये आपका हो गया 20 और ये आपका हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया आपका 50 और ये हो गया हमारा 60। ठीक है, 1 यूनिट पर कितनी है 20 है, ये हो गया 20, 1 यूनिट के ऊपर 20 है। 2 यूनिट के ऊपर कितनी है 28, 30 से थोड़ा सा नीचे ले लिए, 2 यूनिट के ऊपर हो गया हमारा 28, 3 यूनिट के ऊपर कितना है 34 है,
30, ये 40 है, बीच का 35 है, इससे थोड़ा सा नीचे ये आपका हो गया 34, 4 यूनिट के ऊपर हमारा 38 है, तो 40 से थोड़ा सा हमने नीचे लिया, 40 से हमने थोड़ा सा नीचे ले लिया, 4 यूनिट के ऊपर ये हो गया हमारा, 5 यूनिट के ऊपर 42 है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने क्या किया है, 40 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया, 5 यूनिट के ऊपर हो गया हमारा 42, 6 यूनिट के ऊपर हो गया 48, 50 से थोड़ा सा हमने नीचे ले लिया, 6 यूनिट के ऊपर हमारा हो गया 48, और 7 यूनिट के ऊपर हमारा कितना है 56, 50, 55 ये, ठीक है, ये हो गया हमारा 56। अब आप इसको मिला दो तो ये हमारी टोटल कॉस्ट कैसे जा रही है, ये आपकी ऐसे, ये ऐसे, ये अब आपकी आ रही है टोटल कॉस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको टोटल कॉस्ट बोलेंगे। ये लाइनें हमें मिटा देनी है, ठीक है। मेरे पास पेंसिल नहीं थी तो मैंने ये पेन से बना दिया, और इस तरह से पेंसिल से बनाना और इसको मिटा देना, ये टोटल कॉस्ट हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अंतर के क्या महत्व है। अंतर के महत्व में पहला पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में पहला पॉइंट आता है प्रोडक्शन डिसीजन ड्यूरिंग डिप्रेशन, यानी कि मंदी के समय उत्पादन निर्णय। एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर को डिप्रेशन के टाइम ये निर्णय लेना है कि वो उत्पादन करे या ना करे। डिप्रेशन का मतलब होता है वो समय जब प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है। अब डिप्रेशन के समय उत्पादन एक उत्पादक को करना है या नहीं करना है, तो ये निर्णय एक उत्पादक को लेना है, तो उत्पादक ये निर्णय किस प्रकार से लेगा। उत्पादक ये निर्णय लेते समय ये देखेगा, अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की जो प्रोड्यूस करते समय अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है और मार्केट में जिस प्राइस के ऊपर वो बिकता है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम है, मार्केट में जिस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट बिकता है, अगर प्रोडक्ट के बिकने से हमें सेलिंग प्राइस इतनी प्राप्त होती है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रोड्यूसर को उत्पादन करना चाहिए। तो कहने का मतलब है मिनिमम जो सेलिंग प्राइस है, मिनिमम सेलिंग प्राइस शुड बी, मिनिमम सेलिंग प्राइस शुड बी कितना होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है तो एक उत्पादक को मंदी के समय, डिप्रेशन के समय भी प्रोडक्शन करना चाहिए। लेकिन अगर उसकी वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रही तो उसे प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी उत्पादक घाटा उठा के, हानि उठाकर प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो हमें देखना है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है कि नहीं। मंदी के समय, डिप्रेशन के समय प्रोडक्शन से रिलेटेड निर्णय लेना है तो इस पॉइंट को देखना है, मिनिमम सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, इतना रिकवर होना चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा पॉइंट आता है लागत का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ओवर कॉस्ट। लागतों को नियंत्रित, आपको पता है कि लागतें दो प्रकार की होती हैं, एक फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे हम प्रोडक्शन करें ना करें, फिक्स कॉस्ट तो हमारी फिक्स रहती है, वो तो उतना हमारा लागत आनी ही आनी है। फिक्स कॉस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वेरिएबल कॉस्ट को हम कम अधिक करना चाहें तो वेरिएबल कॉस्ट को हम कम अधिक कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है शॉर्ट पीरियड में, और फिक्स कॉस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन शॉर्ट पीरियड में आप देखो, जब भी एक फर्म उत्पादन की मात्रा के लिए अगर ऑप्टिमम प्रोडक्शन करना चाहती है तो शॉर्ट पीरियड में एक फर्म ऑप्टिमम प्रोडक्शन तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उत्पादन की कुछ लागतें स्थिर होती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड में हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम शॉर्ट पीरियड में कुछ वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी कॉस्ट होती है, हमारी टोटल कॉस्ट होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में हमने अलग अलग से पढ़ लिया है। तो टोटल कॉस्ट की हमने डिटेल पढ़ ली। अब उसके बाद जो शॉर्ट पीरियड की दूसरी कॉस्ट है, उस कॉस्ट को हम कहते हैं औसत लागत, यानी कि एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, जब कुल लागत को
उत्पादन की मात्रा से भाग कर दिया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन की जितनी टोटल कॉस्ट आई है उसको उत्पादन की मात्रा से भाग कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट बोलेंगे, या हम उसको औसत लागत बोलेंगे। एवरेज कॉस्ट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होता है, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ये जो एवरेज कॉस्ट होती है ये भी दो प्रकार की होती है। पहला होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये पहला है। दूसरा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये ABC, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। अगर हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाती है। फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाती है। कैसे, मान लो ये हमारे पास यूनिट है 1 से 7, ठीक है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, ये 10-10 रुपये फिक्स कॉस्ट है। अगर हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो तो हमारी क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो, 10 को 1 से डिवाइड कर दिए 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दिए 5, 10 को 3 से कर दिए 3.3, ये होगी 2.5, 2, 1.7, 1.4। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है, हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 10 से 5, 3.3, 2.5, 2, 1.7 और 1.4। एवरेज फिक्स, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये हमने कॉस्ट यहाँ शो कर रहे हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट हम शो कर रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम शो कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिट है, यूनिट हमारे कितने हैं, 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3, 4, 5, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा 7। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी मैक्सिमम कितनी, 10 तक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया हमारा, मान लो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 6, 8 और ये हमारा हो गया 10। जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी है, 10 है, ये 1 यूनिट है और ये 10 है। 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी है, 5 है, 4 और 6 के बीच में क्या हो गया, 5 है। 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी 5 हो गई। 3 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 3.3 हो गई, ये 2 और बीच का हो गया 3 और थोड़ा सा हमने ऊपर ले लिया तो ये हमारी 3 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं 3.3 हो गई। 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 2 है और ये 4 है और ये 2.5, यानी कि बीच का हो गया 3, बीच का 3 है और 3 इसका भी आधा कर दिया तो ये हो गया हमारा कितना, 2.4 यूनिट के ऊपर हो गई 2.5, 5 यूनिट के ऊपर हो गई 2, ये 2 है और ये हमारा हो गया 5 हो गया। और 6 यूनिट के ऊपर 1.7 है, ये 6 है और 1.7, 1 का मतलब 2 से थोड़ा सा हमने नीचे ले लिया, 2 से थोड़ा सा नीचे ले लिया, ठीक है। और 7 यूनिट पे हमारी 1.4 है, ये 1 है, 1.4 यानी कि इससे ये आपका 1 पॉइंट ये आधा ले लिया और ये 2 है, यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे हमने ले लिया, ठीक है। तो ये हमारी आपकी आ गई, ये क्या आ गई, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गई। तो अब देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट की शेप क्या बन रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, ये हमारी यहाँ से शुरू हुई है, ये कम होती जा रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये आपकी आ गई एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी कम होती जाएगी, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी जीरो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो एवरेज जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी रिड्यूस होती रहती है। ये जो शेप बनती है ना, ये जो कम होती जा रही है, इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, इस शेप को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको बताया कि एवरेज कॉस्ट दो तरह की होती है, एक एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट एक्सप्लेन कर लिया, आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत अगर निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, जब वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब कैसे, ये यूनिट है 1 से 7, हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, जो हमने पहले पीछे लिया था सेम है। मान लो 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट 10 है, 2 पर 18 है, 3 पे 24 है, यानी कि पहले बढ़ रही है लेकिन घटती दर से। पहले 8 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, घटती दर से बढ़ रही है। अब 4 के बाद फिर 28 के बाद 32, फिर 4 बढ़ी,
फिर उसके बाद 6 बढ़ी, पहले घटती दर से बढ़ रही है, बढ़ती दर से बढ़ रही है, 6 बढ़ी अब 8 बढ़ी। ये एवरेज कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट होगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो कैसे, जो आपके एवरेज टोटल कॉस्ट है इसको यूनिट से डिवाइड कर दो, 10 को 1 से डिवाइड कर दिए 10, 18 को 2 से कर दिया 9, 24 को 3 से कर दिया 8, 28 को 4 से कर दिया 7। इस तरह से आपने निकाली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसकी शेप क्या बनती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले बढ़ती दर से बढ़ रही है, फिर घटती दर से बढ़ रही है, पहले 8 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, पहले घटती दर से बढ़ रही है, फिर बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है। इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास यूनिट है 7 तक, ये हो गया 1, ये 2, ये हमारा हो गया 3, ये है 4, और ये हमारा है 5, ये हमारा है 6, ये हमारा है 7। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैक्सिमम कितनी 10 है। ये मैं शुरू कर रही हूँ 2 से, ये हो गया 2 और 4, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 8, ये हमारा हो गया 10। ठीक है, 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो 10 है, ये 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 10 है, 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 18 है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 9 है, ये आपका 8 और 10 के बीच में 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये हमारा आ गया 9, 3 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 8, ये 3 यूनिट का प्रोडक्शन है, ये आपका हो गया 8, 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 7 है, 6 और 8 के बीच में ये 7 हो गया, 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 7, 5 यूनिट का कर रहे हैं तो 6.4, ये 6 है, 6 और ये आपका 7 है, 6 और 7 का बीच का आधा, ये 6 पॉइंट करीब आधा हो गया, ये 6.4 हो गया। ठीक है, 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 6.4, 6 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 6.3, यानी कि इसी के बराबर ही है, हल्का सा हमने नीचे ले लिया। 6 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 6.3, 7 का कर रहे हैं तो 6.6, 6.6 यानी कि ये करीब 7 के आसपास आ जाएगा, अब बढ़ गया। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को मिला दो। ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे है, पहले नीचे गिर रही है, पहले नीचे गिर रही है, ये नीचे गिर रही है, फिर उसके बाद ये नीचे गिरी, करीब ऑलमोस्ट बराबर आई, उसके बाद ये इसने क्या किया, इसके बाद इसने बढ़ना शुरू कर दिया, तो ये आपकी आ गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले नीचे गिर रही है, पहले यानी कि घटती दर से बढ़ रही है, घटती दर से बढ़ती बढ़ती ये मिनिमम हो गई है। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, ये 6.43 ऑलमोस्ट बराबर ही है, यहाँ पर मिनिमम हो गई है, उसके बाद 6, और उसके बाद अगर हम 7 से भी ज़्यादा यूनिट लेंगे तो ये और बढ़ेगी और ऊपर जाएगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से यू शेप में होती है। ठीक है, ये हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो तीसरी लागत आती है, तीसरी हमारी आती है, तीसरा आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया था। एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होता है। इसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड होती है। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? ये 1 से 7 तक यूनिट ली है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने पहले पीछे निकाला था, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने पीछे निकाला था। किस तरह से एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है? ये आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाली 10, 5, 3.3, 2.5, ये हमने सेम यहाँ लिख दिया। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट 10, 5, 3.3, 2.5। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आपने पीछे निकाली है, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 10, 9, 8, 7, 6.4। ये आपका हो गया 10, 9, 8, 7, 6.4। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर देती है। 10 और 10 ऐड कर दिया 20, 5 और 9 हो गया 14, 3.3 और 8, 8 और 3 हो गया 11। इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपकी आ गई एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है, अगर हम इन दोनों को देखें तो हमें ये पता चल रहा है जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट तो कम होती जा रही है। 10, 5, 3.3, 2.5, 2, 1.7, 1/4, 1.4, यानी कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में देखें, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जा रही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम तो हो रही है। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, फिर 6.4, 6.3, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये बढ़नी शुरू हो गई। 7वें यूनिट पर 6.6, अगर 8वां यूनिट करेंगे तो और 6.6 से भी ज़्यादा होगी, 9वां करेंगे तो उससे भी ज़्यादा होगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू में गिरती है, एक पॉइंट तक गिरती है, एक पॉइंट पर गिर के बराबर सी हो जाती है, जैसे 6.4 और 6.3 ऑलमोस्ट बराबर ही है। फिर उसके बाद ये बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है,
एवरेज कॉस्ट इन दोनों का टोटल है 20, 14, 11.3, 9.4, 8.4, 8। फिर उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा 8, 8, 8 यानी कि ये बराबर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है 8, 8 यानी कि ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा ऑलमोस्ट बराबर सा आ गया। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट को अगर हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट्स ली, यूनिट हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, 5 और 6, ये 7। यहाँ पर हम एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट कौन सी है हमारी, एवरेज कॉस्ट है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट कितनी है, मैक्सिमम 20 तक है ना, तो ये हमारा कितना है, हम इसको 2 से ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 2 और 4, 6, 8, 2 की जगह इसको 4 कर लो, बहुत ऊंचा हो जाएगा। 4, 8, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16, 4, 5, 20, 4, 4 लेंगे क्योंकि 2 से करेंगे तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। एक यूनिट पर कितनी आ रही है, 20 आ रही है, ये आपकी है 20। एक यूनिट के ऊपर 20 आ रही है। 2 यूनिट के ऊपर कितनी आ रही है, 14, ये 12 है, ये 16 है और इसके बीच का हो गया 14। 3 यूनिट के ऊपर 11.3 है, ये 3 यूनिट है 11.3, तो ये 12 है, 8, 8, 11.3, तो 12 से हम थोड़ा सा हम नीचे ले रहे हैं, ये मान लेते हैं ये 11.3 है। आपके पास तो स्केल होगा। 4 यूनिट के ऊपर 9.5, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 4 है, 4 का डिफरेंस है। बीच का लिया तो ये 10 हो गया, 10 से यानी कि बीच से थोड़ा सा नीचे आएगा, ये बीच से थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 8.4, 5 यूनिट के ऊपर 8.4, 8 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 8.4 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया 8, 6 यूनिट के ऊपर 8 है, ये आपका हो गया 6 यूनिट के ऊपर, 6 यूनिट के ऊपर हो गया 8। 7 यूनिट के ऊपर भी 8 ही है, 7 यूनिट पे भी 8 ही। कहने का मतलब है ये आपकी कॉस्ट आ गई, ये कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर ऑलमोस्ट यहाँ कम होकर ये बराबर हो गई। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमारी उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। पहले कम होती जा रही है, फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। आगे अगर हम 7 से ज़्यादा यूनिट लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, आज आपने इतना करना है, प्रैक्टिस करो इसकी। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, वाई इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड, ये हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही है।